आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कंपल्सन। कंपल्सन क्या होता है, कंपल्सन कितने प्रकार के होते हैं और कंपल्सन के कितने प्रकार से सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाता है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम कंपल्सन के लास्ट पार्ट या लास्ट केस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैं इसमें दो केस बता चुका हूं। पहला आपका प्रेजेंट था और दूसरा पास्ट था। मतलब कंपल्सन के केस में प्रेजेंट के सेंटेंस, जब कंपल्सन में प्रेजेंट का सेंटेंस मिलता है तो उसको कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, ये सब के बारे में डिस्कस हो चुका है। और ऐसे ही पास्ट में, मतलब जब कंपल्सन पास्ट में रहेगा तो उसका हम कैसे सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इन सभी के बारे में डिस्कस हो चुका है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कंपल्सन फ्यूचर, मतलब कंपल्सन में फ्यूचर का सेंटेंस कैसे मिलता है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर अभी तक कंपल्सन के दो केस आप नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया हूं, या चैनल ओपन करके आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, कंपल्सन के नाम से अवेलेबल है और वहां से आप सभी वीडियो को स्टेप वाइज समझ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए, कंपल्सन में आपको जब फ्यूचर का सेंटेंस मिलेगा तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं, उन सभी रूल्स को आपको क्या करना है, याद रखना है। फिर हम क्या करेंगे, जब हमको सेंटेंस मिलेगा उसी रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सभी सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पर पहले मैं रूल में कुछ ऐसी पॉइंट बताऊंगा जो सब में कॉमन है और वही 4 पॉइंट आपको लर्न करना है, जिससे आपको कंपल्सन इन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहले हम बात करेंगे कंपल्सन के केस में पहचान। तो जब कंपल्सन के केस में आप फ्यूचर पढ़ रहे हैं तो हम आपसे पूछेंगे कि कंपल्सन में बताइए फ्यूचर की पहचान। तो पहचान क्या होगी? देखिए, पहचान क्या होती है, जिस वाक्य के अंत में क्या होगा, पढ़ता होगा, पढ़ता होगा या होगी, होंगे इत्यादि सब होते हैं। पढ़ता होगा, पढ़ती होगी, पढ़ते होंगे, ये सभी शब्द आपको किसी भी सेंटेंस के लास्ट में मिले तो वहां पर आप सीधे कहेंगे किस केस में है, कंपल्सन की बात हो रही है। यहां तक क्लियर है? इसके बाद हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब। टेंस पढ़ चुके होंगे, ठीक है? तो टेंस में एक होता है फ्यूचर टेंस और फ्यूचर टेंस के एक पार्ट होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सेल या विल प्लस हैव। ये आप पढ़ चुके होंगे। एक इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हमको क्या करना है, इस हेल्पिंग वर्ब को कंपल्सन में बनाना है। तो कंपल्सन में बनाने के लिए आप क्या करोगे, ओनली टू लगा दोगे। ये हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब किसमें, कंपल्सन के केस में, ठीक है, फ्यूचर के केस में। तो अब देखिए, यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट गलत कर देते हैं और कभी कभी वो सेंटेंस आपको मिलता है। देखिए क्या है, जैसे अगर मैं पूछूं कंपल्सन के केस में आपसे कि इस सेल और इस बिल का यूज हम कहाँ करते हैं। प्रेजेंट टेंस में आपको पढ़ाया गया होगा कि यहाँ पर जो सेल का यूज होता है, हमको केवल दो सब्जेक्ट को याद रखना होता है, आई और बी। आई और बी के साथ हम क्या करते हैं, सेल का यूज करते हैं, बट और बाकी कर्ताओं के साथ हम क्या करते हैं, विल का यूज करते हैं। ये आपको टेंस में बताया गया होगा, बट यहाँ पर कंपल्सन के केस में ये क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। कंपल्सन के केस में क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। कहने का मतलब ये है, आई और बी के साथ अगर आपको कंपल्सन के केस में फ्यूचर सेंटेंस मिले, वहां पर सब्जेक्ट आई या बी आ जाए तो वहां पर आप हमेशा विल का यूज करोगे, हमेशा विल का यूज करोगे। और कोई भी कर्ता मिल जाए आप हमेशा सेल का यूज करोगे, जैसे ही, सी, इट, दे, ईटीसी या किसी का नाम, इन सभी के साथ आपको सेल का यूज करना है। ओनली आई और बी के साथ आपको विल का यूज करना है, ठीक है? इसमें क्या हो जाता है, टेंस में जैसे हम जानते हैं आई और बी के साथ सेल लगता है और बाकी कर्ताओं के साथ बिल, बट इतना याद रहे, अगर हमको कंपल्सन के केस में ऐसा कोई सेंटेंस मिले, वहां पर फ्यूचर की बात हो, तो आप सीधे क्या करोगे, टेंस का अपोजिट कर दोगे। कहने का मतलब है, टेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस जहां होता है
जैसे आई और बी के साथ सेल लगाते हैं तो वहां पर इस केस में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, आई और बी के साथ बिल, बाकी कर्ताओं के साथ सेल। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक चीज और है जहां पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपकी तीसरी पॉइंट है, वर्ब। अब इसमें हम वर्ब कौन सी यूज करेंगे? हमेशा कंपल्सन के केस में आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे। किसका? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे। और आप देखे होंगे कि पास्ट में, प्रेजेंट में, इन दोनों केस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा है, तो हम कह सकते हैं तीनों केस में क्या कॉमन है? वर्ब कॉमन है, क्योंकि तीनों केस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज हुआ है। तो यहां तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे कि जैसे आपको अफर्मेटिव, निगेटिव, ये सभी सेंटेंस मिलेंगे, इनके हम क्या करते हैं, रूल लिख लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेते हैं। कैसे ट्रांसलेट किया जाता है और कैसे सेंटेंस मिलता है, इन सभी के बारे में हम आगे बात करें। अब हम क्या किए हैं, यहाँ पर पहला सेंटेंस लिख लिए हैं अफर्मेटिव। अब हमको अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या करना है, रूल बताना है। रूल किस केस में बताना है? कंपल्सन इन फ्यूचर। तो देखिए, जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल बनाते हैं तो रूल में आप सबको पता होगा कि पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आप क्या यहां पर यूज करोगे, सेल या विल प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल हो गया। देखिए, इसमें जो पॉइंट होती है, मैं उस पॉइंट को नहीं बताया हूं क्योंकि ये पॉइंट सेम पिछली जो 2 वीडियो थी सेम उसी की तरह है, बट आपको कुछ करना नहीं है, केवल हेल्पिंग वर्ब आपको चेंज कर देना है, बाकी सब वही रहेगा। फिर ऐसे जब हम दूसरे सेंटेंस की बात करेंगे निगेटिव में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NS लिखते हैं। अब इसका क्या रूल होता है, जैसे यहां पर देखिए सेम यही रूल रहेगा, बस आपको क्या करना है, यहां पर नॉट लगा देना है। देखिए, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका निगेटिव का रूल हो गया। ठीक है। इसके बाद आपका तीसरा सेंटेंस मिलता है इंट्रोगेटिव। इसका रूल क्या होता है, जब मैं आपको पिछली वीडियो में इंट्रोगेटिव का रूल बता रहा था, उसमें क्या मैं बताया था, सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव। इसके बाद एक आपका चौथा सेंटेंस मिलता है जिसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, सेम इंट्रोगेटिव, जैसे ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के आगे हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। बस ये आपका रूल हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में। याद रहे, सब्जेक्ट के आगे लगाएंगे, सब्जेक्ट के पहले नहीं लगाएंगे। नॉट हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये सभी आपके क्या हो गए, कंपल्सन के केस में रूल हो गए। ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक सेंटेंस लेना है, इसी रूल पे सभी सेंटेंस को क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। अगर अफर्मेटिव मिलेगा तो अफर्मेटिव का रूल लगाएंगे, अगर निगेटिव मिलेगा तो निगेटिव का रूल यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव मिलेगा तो हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से जिसका जैसे रूल दिया है ऐसे हम यूज करके सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं 2 वीडियो में बता चुका हूँ, जो सेंटेंस लिया था उसी सेंटेंस को लेकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांसलेट करेंगे। पहला सेंटेंस हमको मिलेगा किस केस में, अफर्मेटिव में। तो अफर्मेटिव में हम पहला सेंटेंस देखिए लिखने जा रहे हैं, क्या होगा, जो आपको पीछे मिला था बस वही सेंटेंस रहेगा। मुझे जाना पड़ता होगा। ये देखिए आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब अगर मैं बार बार जितनी भी वीडियो बना चुका हूं कंपल्सन के केस में या और भी किसी केस में, ट्रांसलेट में मैं आपको एक ही चीज हमेशा बताता हूं, अगर एक ही सेंटेंस का कॉन्सेप्ट आप अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, बाकी सभी सेंटेंस में ऐसे ही कॉन्सेप्ट का यूज होगी, बट वहां पर थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होगा।
तो देखिए केवल एक सेंटेंस पे आप अच्छे तरीके से सुनिए और उसको समझिए। देखिए जब भी आपको कोई भी सेंटेंस मिले, चाहे जितना बड़ा सेंटेंस मिले, आपको क्या देखना है, लास्ट में आपको हमेशा सेंटेंस के लास्ट में देखना, लास्ट में क्या मिला है, होगा। अब यहां पर देखिए गा आया है, गा किसका पहचान है, गा फ्यूचर का पहचान है, ठीक है। इसके बाद ये देखिए पढ़ता आया, पढ़ता किसका पहचान बताता है, कंपल्सन की, मैं कंपल्सन के केस में हूं। अब देखिए कैसे हम कहेंगे कंपल्सन इन फ्यूचर, जब इन दोनों को ऐसे हम ऐड करके बताएंगे तो ये हो जाएगा कंपल्सन इन फ्यूचर। बात समझ में आ गई, मैं स्टार्टिंग में भी आपको पहचान बताया था, ये आपकी पहचान हो गई, पहला स्टेप समझ में आ गया। दूसरा स्टेप आपको करना क्या है, सेंटेंस को पढ़ो, देखो सेंटेंस किस प्रकार का है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, किस केस में है, तो आपको पता चल रहा होगा ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव। अब इसके बाद आपको सेंटेंस भी पता चल गया, इसके बाद तीसरा स्टेप आपका होता है रूल। तो यहाँ पर देखिए मैं अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल भी लिखा हूं, बस इसी रूल पे इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दीजिए। अब देखिए ट्रांसलेट कैसे करना है, मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि सर आप सेंटेंस क्यों मुझे से स्टार्ट किए और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट क्यों लिखेंगे और यहाँ पर मुझे की इंग्लिश तो मी होती है। तो इन सभी की कहानी मैं बता चुका हूं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया हूं। कैसे क्यों आया और क्यों हम यूज करते हैं, मतलब मी ना लिखकर हम क्यों सब्जेक्टिव केस लिखते हैं, ये सभी के बारे में बता चुका हूं। तो देखिए यहाँ पर मुझे की इंग्लिश मी होती है, बट हम यहाँ मी नहीं लिखेंगे, इसका हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है मी मीन्स होता है मुझे। बट यहाँ पर देखिए रूल में क्या कहा जा रहा है, रूल में आपको सब्जेक्ट यूज करना है। देखिए कैसे यूज होगा, आप सब पढ़ चुके होंगे कि जैसे आप पर्सन पढ़े होंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ये देखिए मी है और ये देखिए आई आपका सब्जेक्ट है, ये मी है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मुझे की इंग्लिश क्या लिखेंगे, आई। अभी मैं आपको बताया यहाँ पर देखिए अब रूल में यूज करना है सेल या बिल, तो आप बताइए यहाँ पर सेल का यूज करेंगे कि बिल का यूज करेंगे। यहाँ पर हम सेल का यूज नहीं करेंगे, हम बिल का यूज करेंगे क्योंकि ये आपका कंपल्सन है, कंपल्सन में अपोजिट हो जाता है। इसके बाद है फिर टू लगाएंगे, वर्ब क्या है गो। अब देखिए ऑब्जेक्ट है नहीं तो बस ये आपका ट्रांसलेट हो गया। समझ में आ गया होगा कि कैसे ट्रांसलेट हुआ। तो देखिए अब दूसरा सेंटेंस, बस यही सेंटेंस रहेगा, बीच में नहीं लगा दीजिए, मुझे नहीं जाना पड़ता होगा, ये आपका देखिए दूसरा सेंटेंस हो गया। अब आपको करना क्या है, जैसे ऊपर कॉन्सेप्ट बताए हैं बस वही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। देखिए ये आपका निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस कैसे हुआ, यहाँ पर नॉट आया है, इसके वजह से क्या हो गया निगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर देखिए फ्यूचर के केस में मतलब कंपल्सन के केस में आपका क्या है, निगेटिव में रूल है, तो इसी रूल पे इसको ट्रांसलेट कर लेते थे। यहाँ पर बताइए मुझे की इंग्लिश क्या होगी, आई, और आई के साथ क्या हो जाएगा, विल। इसके बाद आप नॉट लगाओगे, सेम रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हैव टू गो, ये आपका नेगेटिव में हो गया ट्रांसलेट। इसके बाद आपका तीसरा सेंटेंस मिलता है, तीसरा सेंटेंस किसमें, इंट्रोगेटिव में। इसी सेंटेंस के पहले क्या लगा दीजिए, क्या मुझे जाना पड़ता होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये आपका इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है, तो बस इस रूल पे हम ट्रांसलेट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे आपको ट्रांसलेट करना है, यहाँ पर देखिए आपका क्या आया है, तो यहाँ पर क्या की इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे, क्या की इंग्लिश हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, क्योंकि इन सभी की कहानी हो चुकी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका यस या नो में जवाब पूछा जा रहा है, जहां पर यस या नो में कोई भी काम होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या सबसे पहले आया है, इसी की वजह से यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, बिल, यहाँ पर आपका बिल। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट में यहाँ पर आपका हो जाएगा आई, इसके बाद हैव टू, इसके बाद आपका जाना वर्ब, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये आपका ट्रांसलेट हो गया। लास्ट सेंटेंस है, बस निगेटिव के पहले क्या लगा दो, निगेटिव वाला जो सेंटेंस है हिंदी में, मुझे नहीं जाना पड़ता होगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है, आपका प्रश्न पूछा जा रहा है और नकारा भी जा रहा है। अगर किसी भी सेंटेंस में ऐसा
दो केस मिले तो आप समझ जाइएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। अब देखिए आपका यहाँ पर क्या आया है, पढ़ता होगा, एक इसकी पहचान होती है कंपल्सन का, और कंपल्सन में किस केस में, फ्यूचर का। तो यहाँ पर आपके सामने रूल है, इसी रूल पे ट्रांसलेट कर दीजिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, विल। इसके बाद यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा, आई। इसके बाद हम नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद हैव, इसके बाद टू, विल आई नॉट हैव टू। इसके बाद क्या हो जाएगा, गो। इसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क। देखिए सेम इसी रूल पे हम ट्रांसलेट किए हैं। देख लीजिए पहले क्या आया है आपका, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर हम क्या किए, हेल्पिंग वर्ब लगा दिए। फिर आपका सब्जेक्ट आया है तो हम क्या किए, सब्जेक्ट लिख दिए। अब देखिए नॉट हैव टू, यहाँ से देखिए नॉट हैव टू। इसके बाद वर्ब आपका हो गया गो, और आपका ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। देखिए ये बहुत ही इजी है। इसी प्रकार से आपको कंपल्सन में अगर केवल ये चीज मिले, पढ़ता होगा, पढ़ती होगी, या पढ़ता था, पढ़ता है, ये सभी मिले तो आप समझ जाइएगा कंपल्सन की बात हो रही है। क्लियर है? यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा कि कंपल्सन में जब हम फ्यूचर का सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो कैसे किया जाता है। अब आपको ट्रांसलेट करने आ गया होगा। अगर आपको ऐसा कोई सेंटेंस मिले लास्ट में पढ़ता होगा अगर आ जाए तो आप समझ जाइएगा कंपल्सन की बात हो रही है। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टूडेंट, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में कंपल्सन के तीनों केस को एक साथ, जितने भी हिंदी में सेंटेंस डिफरेंट बनते हैं उन सभी को हम एक साथ ट्रांसलेट करेंगे। तो स्टूडेंट, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। थैंक यू।